हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की प्रैक्टिस सेशन में हम कवर करेंगे हमारे जीएसटी के चैप्टर नंबर 2 यानी कि सप्लाई अंडर जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, सो पहली बात स्टूडेंट देखो, अभी तक हमने जो है इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रैक्टिस सेशंस और भी कवर कर लिए। आपको पीछे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जिसने कवर नहीं करे हैं आफ्टर दिस सेशन प्लीज वॉच इट ऑल्सो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब बात आती है कि सप्लाई अंडर जीएसटी में जो सबसे 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो होता है कि टैक्सेबल टेरिटरी और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एक्चुअली में है क्या। टैक्सेबल क्या है, नॉन टैक्सेबल क्या है। अरे मैम टैक्सेबल यानी कि इंडिया ना, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन लिखने का तरीका देखो स्टूडेंट, वेन एवर देर विल बी अ क्वेश्चन अबाउट द टैक्सेबल एंड द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। एक तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 109 हमें बताता है रिगार्डिंग द टैक्सेबल टेरिटरी। ओके, और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 79 हमें बताता है रिगार्डिंग द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। क्लियर? चलो अब इसमें क्या है, तो टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब वो टेरिटरी जिस पर कि जीएसटी के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। इट मीन्स दैट टेरिटरी टू विच द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी शैल बी एप्लीकेबल, मीन्स whole of India. Okay, and what do you mean by the non-taxable territory? So non-taxable territory का मतलब होता है वो टेरिटरी जो कि टैक्सेबल के बाहर होती है। Okay, so it's like the definition of the public company and the private company and the companies act। जैसे उसमें होता है ना कि हाँ भाई ये कंपनी वो है जिस पर कि दूसरे के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे। ओके, देखो अब आती है बात हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज पर द जीएसटी एक्ट। कौन कौन सी टर्म्स है? गुड्स और सर्विसेज। गुड्स पे से काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुका है तो इसको बहुत अच्छे से समझना। देखो, गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, या दोनों का कॉम्बिनेशन, वो गुड्स है ही नहीं। गुड्स होती ही हमेशा सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो मनी है हमारे पास, पैसा है ना, तो वो भी तो मूवेबल होती है। हाँ वो मूवेबल होती है, लेकिन देखो गुड्स में हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है लेकिन मनी और सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होती। अब आप कहोगे अच्छा फिर मनी और सिक्योरिटीज शायद सर्विसेज होते होंगे। नहीं, मनी एंड सिक्योरिटीज आर नाइदर गुड्स नॉट सर्विसेज। ठीक है, सो पहला तो क्या हो गया, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या हो गया स्टूडेंट, बट इट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, दैट इज द रीजन। देखो वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ इंक्लूड करता है, तभी बिल्डिंग वगैरह के केस में जीएसटी मैंने सिखाया शेड्यूल 3 में नहीं लगता। ठीक है, फिर बात आती है और क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा जो हो सकता है हमें डाउट हो, तो यहाँ के लिए स्टूडेंट्स ध्यान करो, मैंने आपको बताया था क्या क्या। एक तो कोई भी एक्शनेबल क्लेम अगर होगा, एक्शनेबल क्लेम मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हुई तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट हो गया एंड ऑल। ठीक है, या फिर कोई रेंट रह रहा है उसको क्लेम करना। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब जो बढ़ती हुई घास है, क्रॉप्स हैं जो भी हैं, फसल है, ग्रास एंड थिंग्स। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो पता ही है ना। नहीं, देखो अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है, कोई ग्रास है, ठीक है, जो कि लैंड के साथ अटैच है स्टूडेंट, ठीक है, तो इन दैट केस क्या बोलेंगे कि भाई ये ग्रोइंग क्रॉप, ये जो ग्रास है, इसको हम मूवेबल सिर्फ तब मानेंगे अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले ही लिख दिया गया है कि हम इसको लैंड से अलग करके देंगे। अगर वो लैंड के साथ बिल्कुल अटैच ही है और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ कि आप उसको अलग करके दोगे, फिर तो वो इमूवेबल हुई ना। ठीक है, सो बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स विच आर अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड बट विच आर एग्रीड टू बी स्वेयर्ड। स्वेयर्ड मतलब उसको हटा देंगे बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52। अब इतने सारे क्लॉज नंबर कैसे याद करें? सो नो वरी, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, अगर क्लॉज नंबर याद नहीं होता, चाहे टैक्सेबल टेरिटरी हो, नॉन टैक्सेबल या किसी की भी डेफिनेशन, तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर लिख सकते हो एज पर सेक्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 2 तो याद ही है कि भाई ये हमें डेफिनेशन बताता है, चाहे इनकम टैक्स एक्ट में हो चाहे जीएसटी में। नेक्स्ट सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कुछ भी बट अदर देन, क्या 3 चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी भाई? एक तो गुड्स नहीं होंगे क्योंकि गुड्स तो गुड्स है ना। सेकेंड मैंने बोला मनी, ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज, सिमिलरली सिक्योरिटीज। ओके, सो एनीथिंग बट अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। अब बात आती है, मान लो मैं बैंक गई, ठीक है, हाँ जा रही हूँ बैंक,
मेरे पास मान लो $100 है। अब $100 को मैंने जाके बैंक में बोला है तो वो मनी ना, मनी कैन आइदर बी द इंडियन करेंसी और द फॉरेन करेंसी। मैंने बोला ये $100 आप मुझे रुपी में कन्वर्ट करके दे दो, ठीक है। वो जो एक्टिविटी वहाँ हुई है जिसके लिए उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, वहाँ पर उसको कन्वर्जन करी है, वो जरूर हमारी इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। वो सर्विस है बट सिंपली मनी और सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं है। सो बट इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड, या फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। करेंसी चेंज करवा रहे हैं, डिनोमिनेशन चेंज करवा रहे हैं। डिनोमिनेशन मतलब पहले 2000 के नोट थे, मैंने कहा भाई बदल दो, बंद होने वाले हैं, 500 के दे दो, ठीक है ना। या फिर कुछ भी अगर हमने ऐसा किया है तो उसको हम जो है एक्टिविटी को सर्विस कंसिडर करेंगे। क्लियर, समझ आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट सिक्योरिटीज़ में रहता है कि सिक्योरिटीज़ के केस में भी अगर हम सिक्योरिटीज़ के लिए कोई एक्टिविटी हुई है वो सर्विस में इंक्लूड होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द CGST एक्ट 2017। किसको बोलोगे कि भाई ये पर्सन जो है वो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। फिर एक बात बताओ, किसी में कंसिडरेशन है, किसी में कंसिडरेशन नहीं है, किसी में पार्टली कंसिडरेशन है, इन सब में क्या होगा, तो यही हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो देखें, पहला केस आता है स्टूडेंट जहाँ पर कंसिडरेशन पेएबल है, ठीक है। सो देखो, अगर तो कंसिडरेशन पेएबल है, सो इन दैट केस तो रेसिपिएंट की डेफिनेशन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो आप कर ही दोगे, आई नो आई कैन ट्रस्ट यू, ठीक है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज डेली बेसिस पे बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आने वाली हैं, टैक्स की भी, अकाउंट्स की भी, ऑडिट की भी। साथ ही साथ अगर ये जो नोट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, क्वेश्चन बैंक, इफ़ यू वांट दिस, तो ये मेरी ऐप पर अवेलेबल है। अभी की अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी ऐप का लिंक देखो, प्ले स्टोर पे आयुषी बंसल क्लासेस के नाम से है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, यस इंस्टॉल कर लो और नोट्स डाउनलोड कर लो, डैट विल बी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, रेसिपिएंट के केस में पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जहाँ पर कंसिडरेशन पेएबल है। कंसिडरेशन मतलब भाई कुछ भी है, चाहे मनी है चाहे कुछ भी है। इन दैट केस स्टूडेंट उसको रेसिपिएंट मानोगे जिस पर्सन को, द पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन। यानी मान लो मैंने कोई सामान मंगवाया, लाइबिलिटी किसकी है, कौन पे करेगा, मैं पे करूँगी ना। तो जहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, सो दैट पर्सन विल बी कंसिडर एज रेसिपिएंट हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन। मैं भी खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड भी खड़ी है, ठीक है। वी आर स्टैंडिंग एट वन प्लेस, अगर वो कोरियर बॉय आया, मेरी लाइबिलिटी अराइज अगर हो रही है कि मैंने पेमेंट करनी है, मैंने ऑर्डर किया था, तो उस केस में मुझे ही रेसिपिएंट माना जाएगा, ठीक है। सो वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल, तो वहाँ पर द पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन। सेकेंड आता है वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अब देखो भाई कंसिडरेशन पेएबल ही नहीं था, क्यों नहीं था, एनी रीजन, तो इन दैट केस स्टूडेंट उस पर्सन को रेसिपिएंट मानोगे द पर्सन जिसको कि गुड्स डिलीवर करने हैं या फिर जिसको कि हमने गुड्स का पोजेशन देना है, ठीक है ना। अब आप जिसको सामान दे रहे हो वही तो रेसिपिएंट हुआ, बट इन विच केस जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं था। अगर कंसिडरेशन है तो द पर्सन हु इज लाइबल टू पे दैट कंसिडरेशन, ठीक है। थर्ड केस हमारे पास आता है। अब आप ना पक्का सोचोगे मैम ये दोनों बातें अलग कैसे हुई, टैक्स में होती हैं। कैसे, देखो, अब आप ऐसा होता है ना कि हम अमेज़ॉन से मान लो या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से हमने कुछ ना सामान परचेज कर लिया, ठीक है। जब हमने सामान परचेज किया तो मैंने कहा कि अरे सामान, मेरी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, तो ऑर्डर मैं कर रही हूँ, पेमेंट मैं कर रही हूँ, लेकिन शिप जो है वो आप दिल्ली में कर दो, ठीक है। सो इन दैट केस स्टूडेंट कंसिडरेशन पेएबल है तो मेरे को रेसिपिएंट माना जाएगा, ना कि जिस पर्सन के पास, यानी मेरी फ्रेंड के पास जो सामान डिलीवर हो रहा है उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कंसिडरेशन पेएबल है। कंसिडरेशन ना होता तो उसी को मानते, क्लियर। फिर स्टूडेंट थर्ड पॉइंट आता है वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ अ सर्विस। अगर ये सर्विस का केस होगा, सर्विस के केस में भी अगर तो कंसिडरेशन पेएबल है तो जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, कंसिडरेशन पेएबल नहीं है तो जिसको सर्विसेज रेंडर की गई हैं यानी दी गई हैं, क्लियर। एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम अ सप्लाई इज मेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। अगर किसी भी पर्सन को स्टूडेंट कोई रेफरेंस दिया गया है, एनी रेफरेंस टू अ पर्सन कि भाई आप इसको दे देना, तो हाँ हम उसको रेसिपिएंट का रेफरेंस ही मानेंगे, रेसिपिएंट है,
एंड और कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है, कोई एजेंट है या मान लो स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि मेरे बिहाफ पे अगर मैं कह रही हूँ देखो सामान मेरे को नहीं मेरे एजेंट को दे देना, तो मेरे एजेंट को स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या माना जाएगा कि हाँ इसको मेरे बिहाफ पे सामान दिया जा रहा है, रेसिपिएंट पेमेंट मैंने करी है तो मैं ही हूँ। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक्सप्लेन द टर्म डीम डिस्टिंक्ट पर्सन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। पहले तो आपसे पूछा अभी फटाफट से ना डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को जो है बता देना। कौन सा सेक्शन था ये? सेक्शन नंबर 25 ऑफ द CGST एक्ट 2017। क्या पढ़ाया था मैंने आपको इसमें? आओ स्टूडेंट्स देखते हैं। तो देखो हमारे इसमें स्टूडेंट्स हमने ना 2 सेक्शंस पढ़े थे, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड द सबसेक्शन नंबर 5। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। सेक्शन 25 सबसेक्शन नंबर 4 एंड सबसेक्शन नंबर 5। अब सबसेक्शन नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था डीम डिस्टिंक्ट पर्सन्स, या फिर आप डिस्टिंक्ट पर्सन कह सकते हो, और सेक्शन 5 में मैंने आपको पढ़ाया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। सबसेक्शन 4 डिस्टिंक्ट पर्सन, सबसेक्शन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 25 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। याद आ गया? ठीक है। हाँ, इसके सबसेक्शंस भी याद करने हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या मतलब होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है, देखो मान लो यहाँ पे पहले सबसेक्शन 4 बता रही हूँ, ठीक है। एक पर्सन है चिंतामणि, अरे चिंतामणि ने पूरे सिलेबस में हेल्प करी है तो अभी प्रैक्टिस बैच में नहीं करेगा ना, तो वेलकम करिए जल्दी से चिंतामणि को। अब चिंतामणि ने क्या किया, उसने उसकी ना एक हरियाणा में एक शॉप है, ठीक है। उसने यहाँ पर इसके लिए GST रजिस्ट्रेशन ले लिया, ओके। अब उसने ऐसी ही एक शॉप जो है वो उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में ले ली, ओके। एक यूके में ले ली, नॉट द यूनाइटेड किंगडम, आई एम टॉकिंग अबाउट द उत्तराखंड, ठीक है। एक पंजाब में ले ली, एक यहाँ ले ली उसने तमिलनाडु में। अब इन सब के लिए भी उसने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है। तो इन ऑल दीज केसेस यहाँ पर एक चीज ना कॉमन होगी, मैम क्या? GST नंबर। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो मत बोलो कम से कम। GST नंबर तो स्टेट वाइज होता है, स्टेट बेस्ड GST लेना होता है, हर स्टेट से अलग GST लेगा जहाँ से काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन सबके लिए क्योंकि चिंतामणि है तो उसका पैन सेम होगा, क्योंकि पैन तो एक ही होता है, यूनिक होता है। तो चिंतामणि का परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो तो सब में सेम चलेगा, है ना। यानी अब इस केस में क्या माना जाएगा? नॉर्मली ना हम ये सोचते हैं कि चल एक काम कर, पता है ऐसा होता है, अरे अच्छा इस शॉप पे ज़्यादा सामान पड़ा है क्या, वहाँ पे ज़रूरत है, एक काम कर जा यूपी वाली शॉप पर दे, वहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में क्या बोला जाता है? पहली बात तो जब एक सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पर जब भी पर्सन जितने भी रजिस्ट्रेशन लेता है GST रजिस्ट्रेशन, उन सब जगहों के लिए दैट पर्सन बिकम द डिस्टिंक्ट पर्सन, डिफरेंट। देखो इसका मतलब क्या हुआ है, वो सारी दुकानें चिंतामणि की, लेकिन फिर भी चिंतामणि को माना जाएगा कि ये अलग अलग नाम है, अलग अलग पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है। और इस केस में स्टूडेंट्स अगर उसने मान लो हरियाणा से यहाँ पर मान लो पंजाब वाले अपनी ब्रांच में कुछ भी सप्लाई करा तो उसको ट्रांसफर यानी कि सेल माना जाता है और उस पर भी GST लगता है। यस, समझ आई बात? क्लियर है? अब मान लो एक शॉप जो है उसने कहाँ पर खोल ली, एक शॉप ना उसने आंध्र प्रदेश में खोल ली, और आंध्र प्रदेश वाली शॉप के लिए लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? वो एक लिक्विड शॉप है, ठीक है। अब हमें पता है अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST, तो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। तो इन दैट केस ये सभी पर्सन, ये आंध्र प्रदेश वाली जो इसकी है ना ब्रांच, इसके लिए स्टूडेंट्स दे आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेसेस के लिए होता है। क्लियर? अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। बट अनलेस जैसे हमने डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में पढ़ा कि सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेसेस के लिए होगा, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है, मान लो अब चिंतामणि ने अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट, एक ब्रांच जो है हरियाणा में ओपन करी। किसकी थी ये? रेस्टोरेंट है ये एक उसने पेट्रोल पंप ओपन कर लिया, कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। अब चिंतामणि ने ये बोला कि एक बात बताओ, यहाँ के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है जी? नहीं लेना। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पर आज की डेट तक तो GST है नहीं, कल का कुछ पता नहीं। चलो, तो यानी वो यहाँ के लिए नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है।
तो क्या इस केस में इसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस बोलेंगे? क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में बोला खाली रजिस्टर्ड वालों को लेकर आना, हाँ बोलेंगे। ये है सेक्शन 25 सबसेक्शन नंबर 5 कि उस पर्सन की अब सेम पैन के बेसिस पे, मैं नहीं बोल रही कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, नहीं भी है तो कोई नहीं, लेकिन जहां जहां एस्टेब्लिशमेंट्स है सबको बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? तो देखो, एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन नंबर 4 ऑफ द CGST एक्ट 2017, इफ मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन, चाहे वो एक स्टेट में हो चाहे एक से ज्यादा में, तो फॉर ईच सच रजिस्ट्रेशन ही शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड हैव अ रजिस्टर्ड हेड ऑफिस लोकेटेड इन बेंगलोर, कर्नाटका में उसका एक रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है। हाउएवर द रजिस्टर्ड ब्रांच ऑफ स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। अब एक उसका क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कर्नाटका में है, बेंगलोर में, और एक गुजरात में रजिस्टर्ड है। क्या डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे? हाँ जी, डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी पार्ट देखो, श्रेया लिमिटेड इज हैविंग अ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट इन गोवा, इट हैज अनदर एस्टेब्लिशमेंट इन चंडीगढ़। अब बात आती है, एक रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट है गोवा में, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है चंडीगढ़ में, इट माइट बी रजिस्टर्ड और नॉट ना, दिया हुआ नहीं है तो मैं रजिस्टर्ड मान नहीं रही। क्या एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मानोगे? हाँ मैम मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। क्लियर? बस हाँ होनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वो मैटर ही नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इंट्रा स्टेट सप्लाई and interstate supply under GST law, or is it correct to say that interstate supply attracts both CGST and HGST? इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जिसने मई 24 या नवंबर 24 के लिए CA-CMA की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो बैचेस आर ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, इस टाइम पर हेवी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो अच्छा खासा उनको प्राइस अच्छा उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। फटाफट से प्लीज़ उनको इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। ओके, सो पहला पूछा कि भाई इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, डिफाइन कर दो। और क्या ये कहना सही है कि इंटर स्टेट सप्लाई पर CGST और SGST लगता है? ये तो गलत है, लेकिन चलो पहले जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई का क्या मतलब होता है? देखो, दो टर्म जो आप GST में भूल ही नहीं सकते, याद करोगे, रात को 3 बजे भी उठ जाओ तो माइंड में आनी चाहिए। वो दो टर्म्स है, कीवर्ड्स हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर। बेसिकली सप्लायर की लोकेशन का मतलब होता है जहाँ से सप्लायर का GST रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। ठीक है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी जहाँ पर सामान पहुँचाया गया। अब इन्होंने बोला इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर वो सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में है, यानी जहाँ जो सप्लायर की लोकेशन है और जहाँ सामान भिजवाया गया अगर वो सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, तो उन दैट केस हम बोलेंगे स्टूडेंट्स की वो है हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या है? इंट्रा, बिकॉज इंट्रा का मतलब होता है विद इन। ठीक है, विद इन मतलब सेम, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन मान लो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में है, पहला हो सकता है डिफरेंट स्टेट्स में है दोनों, एक हरियाणा में और एक पंजाब में। सेकेंड, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है। ठीक है, जैसे एक दिल्ली में और एक चंडीगढ़ में। या फिर एक पर्सन जो है, लोकेशन जो है सप्लायर की वो किसी स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई किसी यूनियन टेरिटरी में, जैसे लोकेशन जो है हरियाणा की है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन दिल्ली, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी। सो इन दैट केस स्टूडेंट्स हम मानेंगे कि भाई ये है इंटर स्टेट सप्लाई। क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था क्या ये कहना सही है कि इंटर स्टेट सप्लाई पे CGST SGST लगता है? बिल्कुल गलत है। इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है IGST, that is integrated goods and service tax. Clear? पक्का से? Okay, so the second part is no, it is not correct to say that interstate supply attracts both CGST and SGST, क्योंकि इस पे सिर्फ IGST लगता है। हाँ, IGST का जो रेट होता है that is the sum total of CGST and SGST और UTGST as the case में भी, but लगता IGST है। Clear? रेट होता है मतलब मान लो अगर IGST 18% है तो इसका मतलब अगर वो इंट्रा स्टेट होती तो CGST 9 लगता, SGST भी 9 लगता। ठीक है ना? क्वेश्चन 6, इस पे मार्क कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंडस वाइन्स हैज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन पुणे। इट इज एंगेज्ड इन सेल्स ऑफ वाइन एंड बियर फ्रॉम इट्स आउटलेट्स टू वेरियस डीलर्स अक्रॉस पुणे।
वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक इंडस वाइन्स है पुणे में, वो उनका ना काम है वाइन्स और लिक्विड सेल करना अक्रॉस पुणे यानी पुणे में। तो क्या इन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 ने बोला कि सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, सो इन दिस केस जीएसटी शैल नॉट बी लेविएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कब ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जीएसटी लगता है? अब देखो ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज आना तो थोड़ा डिफिकल्ट है मैम, फिर आपने क्यों करवाया? रीजन बीइंग इस पे से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको समझना अच्छे से, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसा कब होता है कि भाई जीएसटी लगता है, बताइए, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लगता है जीएसटी? पहले तो मैम सेक्शन नंबर 9 की बात कर लो। क्यों? सेक्शन नंबर 9 ने बोला है कि जीएसटी लगाया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। क्लियर? सो एज पर सेक्शन 9, कौन से सेक्शन ने बोली ये बात? सेक्शन 9 ने। क्लियर? फिर आता है सेक्शन नंबर 7। अब मैंने आपको बताए थे 2 सेक्शंस। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 इंक्लूजन्स, जिसमें है कि सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसेक्शन 2 जिसमें है एक्सक्लूजन, उसके बाहर क्या क्या है, ठीक है। तो पहला स्टूडेंट सबसेक्शन नंबर 1 हमें कहता है कि देखिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कहता है कि क्या क्या सप्लाई में इंक्लूड होगा, किस किस को मानेंगे कि भाई ये सप्लाई हुआ है। तो 2 पार्ट्स बना रही हूँ 7 का सबसेक्शन 1, और ये सभी सेक्शंस कौन से एक्ट के हैं? इनकम टैक्स के नहीं ना, CGST एक्ट 2017 के, तो याद रखना है इसको। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में हम बात करेंगे, उसके बाद एक्सक्लूजन्स। पहले इंक्लूजन्स की बात करते हैं। एक तो कहा किसी भी फॉर्म की सप्लाई हो, मतलब चाहे सेल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, ट्रांसफर हो, लीज हो, लेंट या फिर रेंटल हो, डिस्पोजल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इन सभी को क्या माना जाएगा? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, किसी भी तरीके की सप्लाई की फॉर्म हो, सबको हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इट बेसिकली अबाउट द सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 8। क्लॉज नंबर याद ना भी हो तो चलेगा, हाँ, बट सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जरूर याद रखना। फिर आता है क्लॉज नंबर AA। उसने क्या कहा है? क्लॉज AA ने बोला एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ये अब इसमें क्या कहा स्टूडेंट्स को? देखो यहाँ बोला कोई भी ट्रांजेक्शन कोई कर रहा है, कौन कर रहा है? मान लो स्टूडेंट्स कोई भी किसी पार्ट का कोई मेंबर है, ठीक है, कोई एसोसिएशन के मेंबर है, कुछ भी है। अब वो अपनी कोई भी पर्सन बट अदर देन एन इंडिविजुअल, मैम इंडिविजुअल क्यों नहीं? क्योंकि इंडिविजुअल को बाकी सब में कवर किया हुआ है, ठीक है। सो अदर देन एन इंडिविजुअल, अगर वो यहाँ पर किसी को भी, अपने किसी मेंबर को कुछ भी सप्लाई करते हैं, अब चाहे वो कैश के लिए करें, चाहे डेफर्ड पेमेंट के लिए करें, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है आप पेमेंट बाद में दे देना, या फिर किसी भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए करें, तो हम यहाँ मानेंगे कि सप्लाई हुई है। जैसे कोई सोसाइटी है, उन्होंने कम अमाउंट में AC सप्लाई करवा दी, ठीक है, तो इन दैट केस हम मानेंगे हाँ जी भाई सप्लाई हुई है। ओके, हम इंडिविजुअल क्यों नहीं? अरे भाई इंडिविजुअल का मेंबर थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। फिर आता है क्लॉज नंबर B, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब ध्यान करो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ये क्लॉज AA, आई होप सबको समझ आ गया, ठीक है, कि अपने मेंबर्स को सप्लाई करें, चाहे कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, किसी के लिए भी। क्लॉज नंबर B, अगर कभी भी सर्विसेज, अब ध्यान रखना गुड्स के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। सप्लाई के ना 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से बेसिक पैरामीटर्स थे सप्लाई के, जरा याद करना। पहला तो सप्लाई जो है वो गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए, है ना। सेकंड मैंने बोला था सप्लाई जो है स्टूडेंट्स वो कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए, और थर्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। याद आ गया? ठीक है, अब इसी के बेसिस पे मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी। तो अब ये बोला कि मान लो अगर कभी भी सर्विसेज इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, क्लॉज नंबर B में अगर सर्विसेज इंपोर्ट करवाई जा रही हैं, ठीक है ना, सर्विसेज तो इंपोर्ट हो रही है, लेकिन एक पैरामीटर मिस हो गया यहाँ पर। क्या है? उन्होंने कहा सर्विसेज जो है इंपोर्ट करवाई थी, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं थी। ओके, तो क्या उस केस में GST लगेगा? नहीं मैम, 3 पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं हुए, नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसकी एक सिंगल एक्सेप्शन है यहाँ पर। ये देखो, अगर सर्विसेज कभी भी इंपोर्ट करवाई गई हैं, प्लस उनके लिए कुछ कंसीडरेशन पे हुआ था, ठीक है, हमारा इंडिया का पैसा बाहर गया है ना, सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है, तो इन दैट के स्टूडेंट चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, उसको सप्लाई मानेंगे और GST लगेगा। क्लियर? किसी को डाउट? अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछते रहना।
क्लॉज नंबर सी, और वीडियो लाइक नहीं करी ना तो फटाफट से लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, और या शेयर करना मत भूलना प्लीज़, एंड प्लीज़ 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 फॉलो माई चैनल ऑल्सो। फिर आता है इसके अलावा, अब ये तो समझ आ गया कि इसकी एक एक्सेप्शन है, वो हमने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कवर कर ली। फिर आता है कंसीडरेशन की भी कुछ एक्सेप्शंस है, यानी ऐसी 4 एक्टिविटीज़ हैं जो कि स्केड्यूल नंबर 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 में बताई है। क्या है? 4 एक्टिविटीज़। उनमें कहा अगर ये 4 एक्टिविटीज़ हुई हैं तो चाहे वहाँ पर कंसीडरेशन हो चाहे ना हो चलेगा, हम उसको मानेंगे सप्लाई अंडर GST। यस, बिना पैसे दिए भी GST लगेगा वहाँ पर, ठीक है। आओ देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर आया हमारे पास वो एक्टिविटीज़ जो कि स्केड्यूल नंबर 1 में स्पेसिफाई की गई है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 2 की। इसमें क्या था मैम? इसमें ना एक्सक्लूजन्स हैं बेसिकली, ठीक है। देख लेते हैं ना क्या एक्सक्लूजन है, क्या घबराना। पहली एक्सक्लूजन यहाँ पर आती है स्टूडेंट्स, वो एक्टिविटीज़ जो कि स्केड्यूल नंबर 3 में स्पेसिफाई है। यानी क्या पढ़ाया हुआ है मैंने आपको स्केड्यूल 3 में? क्या पढ़ाया था? नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़, वो 8 एक्टिविटीज़ मैंने आपको करवाई थी, 6 रिलेटिंग टू GST, 2 रिलेटिंग टू कस्टम। आगे कर भी लेंगे वो, अभी सिर्फ समझो। और जिसको ये नहीं आता तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सर्च कर लो, स्केड्यूल नंबर 3 पर ही एक आपको अलग से रिविजन वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्केड्यूल नंबर 3 नेगेटिव लिस्ट, वो यहाँ कवर नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बोला गया या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन, अब इसको बहुत अच्छे से समझना, काफ़ी बच्चे से मिस कर देते हैं, पता नहीं क्यों, अच्छे से समझो। ऐसी एक्टिविटीज़ या फिर ट्रांजेक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी में करी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ एक्टिविटी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ठीक है। जैसे एज ए म्यूनिसिपल कमेटी वो है, कुछ काम कर रहे हैं, पंचायत की तरह काम कर रहे हैं, उस केस में भी स्टूडेंट GST नहीं लगता, ठीक है। ये नहीं कहेंगे अरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये काम किया, GST लगाओ, नहीं। बट सिर्फ तब व्हेन दे आर एक्टिंग एज द पब्लिक अथॉरिटी, यानी जब वो अपनी पोजीशन पर कुछ एक्ट कर रहे, ठीक है, पर्सनल लेवल पर नहीं। जैसे मैंने आपको बोला पंचायत कोई काम कर रही है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स म्यूनिसपैलिटी कोई काम कर रही है, या फिर ऐसा कोई भी काम, ठीक है। एक आता है अब स्टूडेंट्स, लाइसेंस कौन देता है कुछ काम करने का? ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया? मैम गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात हुई कि देखो, अगर जो है कोई भी लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है तो वहाँ पर भी स्टूडेंट दे आर एक्टिंग एज पब्लिक अथॉरिटी और वहाँ पे GST लगेगा। लेकिन अब बात आती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर GST नहीं लगता, आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST, ठीक है। लेकिन लाइसेंस इसके लिए चाहिए होता है। अगर कोई भी पर्सन अल्कोहल सप्लाई करता है तो उसको लाइसेंस चाहिए, कोई अपनी मर्जी से खोल के नहीं बैठ सकता इसकी शॉप, ठीक है। तो वो जो लाइसेंस कौन देगी? मैम गवर्नमेंट देगी। तो क्या उस एक्टिविटी पे, गवर्नमेंट की उस एक्टिविटी को हम सप्लाई मानेंगे क्या? बताओ तो, मानोगे क्या सप्लाई? अरे अभी तो बात करिए जहाँ पर गवर्नमेंट जो है एज पब्लिक अथॉरिटी काम कर रही है, उसको हम कहेंगे कि ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में कवर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने, उसको एक्सक्लूजन्स में माना कि नोटिफाई है कि इस पर भी GST नहीं लगेगा। बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, exchange is a form of supply of goods or services or both made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो उन्होंने कहा एक्सचेंज भी एक तरीके का फॉर्म ऑफ सप्लाई है। हाँ मैं तो मान रही हूँ, आप भी मान रहे हो, बस इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में इस टर्म को एक जो है डिफाइन किया हुआ है कि एक्सचेंज का मतलब होता है एज एन एक्ट ऑफ गिविंग और टेकिंग वन थिंग फॉर अनदर, ठीक है ना। अब सुना होगा आपने दिवाली के आसपास, पुराना कुकर लाओ नया कुकर ले जाओ, सुना है ना। अब उसमें ना होता क्या है, ठीक है, मैंने देखो पुराना कुकर लाओ नया कुकर ले जाओ, तो अब ऐसा तो है नहीं आप पुराना 200 रुपये का कुकर ले जाओ और नया 1200 रुपये का कुकर ले आओ, मजाक चल रहा है क्या? नहीं ना, ऐसे में ये होता है ना, आप शॉपकीपर के पास गए, भैया ये 200 रुपये का कुकर ले लो, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है देखो जी आपकी कुकर की वैल्यू 200 रुपये है, ये 1200 का नया है, मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ और आपको सिर्फ अब 1000 रुपये देने हैं। तो बेसिकली एक्सचेंज का मतलब होता है एक चीज़ ले जाकर दूसरी चीज़ के बदले एक्सचेंज कर देना, लेकिन साथ में कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी देना। देखो स्टूडेंट, दो टर्म्स है, एक होती है बार्टर, एक होता है एक्सचेंज, दोनों में ना अंतर समझ लो। यहाँ पर बार्टर का मतलब होता है जहाँ पर वी आर एक्सचेंजिंग थिंग्स फॉर अनदर थिंग, बट वहाँ पे कुछ भी मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होता। मान लो अब मैंने ये बोला इस पेन के बदले दूसरा पेन दे दो, तो कुछ भी मनी इंक्लूड नहीं होगी,
बस जो था थिंग्स के एक्सचेंज में था, ठीक है। एक होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक्सचेंज हो रही है थिंग प्लस कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इन्होंने हमसे एक्सचेंज पूछा है यहाँ पर। देखो यहाँ मैंने बता दिया कि बार्टर का मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज होता है गुड्स या सर्विसेज का, लेकिन एक्सचेंज के केस में ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पार्टली गुड्स और सर्विसेज हैं और पार्टली मनी है, ठीक है। यहाँ पे पार्टली इन गुड्स और सर्विसेज भी लिख देना, चाहे सर्विस हो वो भी इसमें कवर होगी। एग्जाम्पल दिया है अभी, जैसे मैंने आपको कुकर वाला एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैंने एक कार का एग्जाम्पल दिया है, आइए देखते हैं। देखो एक एक्स है डीलर न्यू कार्स का, ठीक है। दो पर्सन है एक्स और वाई, ये है एक्स ये है वाई। इसने एक्सचेंज ऑफर चलाया, एक्स ने पुरानी गाड़ी लाओ नहीं ले जाओ, ठीक है। इसकी जो न्यू कार है वो है 8,25,000 की, 8,25,000 की। वाई के पास एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू है 1,25,000। वाई गाड़ी लेकर आया, उसने कहा ठीक है माइनस कर रहा हूँ 1,25,000, यानी एक तरीके से मैंने आपसे 1.25 लाख रुपए का गुड्स परचेज कर लिए और अब आपको मुझे पे करने होंगे, कितने पे करने हैं? 7 लाख रुपीस, ठीक है। अब बात आई मैम ये तो समझ आ गया कि गाड़ी प्लस 7 लाख रुपए उसको देने होंगे, हाँ। बात आती है इनकी जीएसटी की कि किसको कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, क्योंकि एक्स भी कुछ सप्लाई कर रहा है और वाई भी कुछ सप्लाई कर रहा है। तो देखो एक्स के केस में स्टूडेंट्स ये न्यू कार जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसको पूरे के पूरे 8,25,000 पर टैक्स लगेगा। पूरे 8,25,000 पे लगेगा क्या स्टूडेंट? ये स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये जो वाई है वो रजिस्टर्ड पर्सन है चाहे नहीं है, ये जो सेलर है ना इसको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना होता है। क्यों? क्योंकि उसने एक तरीके से पूरे अमाउंट की गाड़ी उसको दी है। बात आती है वाई के केस में, एक तो उसको टैक्स जीएसटी सिर्फ तब लगेगा अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा तो टैक्स लगेगा ही नहीं। और अगर रजिस्टर्ड है तो उसने यहाँ पर कितने का सप्लाई करा है, सिर्फ ये 1.25 लाख रुपए की गाड़ी सप्लाई करी है, तो उसको टैक्स लगेगा 1,25,000 पर। समझ आ गई बात? ग्रेट। कहीं कोई डाउट है सो डेफिनेटली गाइस यू कैन आस्क मी, ओके। मतलब जो जो सप्लाई कर रहा है उसको उतने पे टैक्स लगेगा, कुछ माइनस वाला नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन द नेसेसरी एलिमेंट दैट शैल कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। उन्होंने कहा वो कौन से वाले नेसेसरी एलिमेंट्स है जो भी मैंने आपको करवाए भी थे स्टूडेंट्स, कि जिनको की सप्लाई मानने के लिए वो जरूर होने चाहिए 4। एक तो गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, सेकेंड सप्लाई होनी चाहिए कंसीडरेशन, मतलब कि वहाँ पर सप्लाई जो है वो कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए, बट एक्सेप्ट द एक्टिविटीज विच आर कवर्ड इन द शेड्यूल नंबर 1, वो उसकी एक्सेप्शन है। सप्लाई मस्ट बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फोर्थ, कनाडा का पर्सन यूएस वाले पर्सन को सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। फिर हम मिलेंगे हमारी कल की क्लास में। इस सेशन में आपने 10 क्वेश्चंस कवर करे हैं, कल हम करेंगे सप्लाई एंड जीएसटी के बैलेंस क्वेश्चंस, ठीक है। यस, देखो मेरा टारगेट है एग्जाम्स तक एटलीस्ट हम 400 प्लस क्वेश्चंस कवर करेंगे हमारे टैक्स के, तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडरेशन अंडर जीएसटी लॉ। और हाँ, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स मेरी ना इंस्टा आईडी मैंने शेयर की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर फॉलो कर लो। क्यों? तो क्योंकि स्टूडेंट इंस्टा पे मैं आपके लिए लेकर आई हुई हूँ रिविजनरी रील्स, वहाँ पर हम बहुत सारी रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट टॉपिक्स की, जैसे सेक्शन 50 वो इसी पे एक रील आ गई, तो इस तरीके से वो रील्स ना माइंड में बहुत जल्दी बैठती है, तो ऐसे ही आपके माइंड से वो रिवीजन टॉपिक बिल्कुल बैठा रहेगा, ठीक है। तो फॉलो कर लेना। बट हाँ, इस क्वेश्चन के बाद कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो आपको बताना है कि क्या ये सही बोला कि कंसिडरेशन चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो दोनों चलेगा। करेक्ट और इनकरेक्ट? 100% करेक्ट है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है वो समझ लेते हैं। कंसिडरेशन का मतलब है, देखो अगर कोई भी पेमेंट की गई है, अब वो पेमेंट कौन कर रहा है? सो एनी पेमेंट, चाहे कोई भी पेमेंट हो, मेड और टू बी मेड। मेड और टू बी मेड का मतलब चाहे वो कर दी चाहे अभी करनी है तो भी कंसिडरेशन में इंक्लूड होगी। मेड और टू बी मेड, चाहे अभी करनी है। अब चाहे वो कंसिडरेशन हमने मनी में दिया चाहे नॉन मॉनेटरी में दिया चलेगा, यानी इन मनी और अदरवाइज। तो पहला तो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, ठीक है। अब मैम ये जो सब पेमेंट है कंसिडरेशन है दे क्यों रहे हैं? 3 यहाँ पर बातें आपको लिखनी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ
इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ। याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये 3 बातें बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखोगे। क्या इस तरीके से डेफिनेशन करोगे तो कभी भी नहीं भूल सकते। पहला इन रिस्पेक्ट ऑफ, सेकेंड इन रिस्पॉन्स टू, थर्ड क्या पढ़ाया मैंने आपको, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, भाई ये करने के लिए, क्या करने के लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं आपको, मैंने पहले बोला कोई भी पेमेंट करी हो, मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 तक हो गया। फिर बात आती है रेसिपिएंट करे या कोई भी करे, हमें क्या मतलब है, बस पैसा आना चाहिए। ठीक है, सो वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन। हाँ, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, कौन से वाली सब्सिडी पढ़ाई थी मैंने, वो सब्सिडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, उनके अलावा कोई सब्सिडी है तो इंक्लूड होगी। ठीक है, इसके बाद या फिर स्टूडेंट अगर हमने कोई भी मॉनेटरी वैल्यू दी है, किस लिए दी है कि आप ये काम करना या ना करना, सो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस कि ना करना। फिर वही सेम लाइन जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy which is given by the CG or SG। उसके बाद सारा सेम बताया था ना ये, लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड होती है, क्या, वो ये, अगर कोई भी डिपॉजिट, मान लो मैं शॉपकीपर के पास गई, 5 रुपये बचे हुए थे, मैंने कहा भैया इसको आप डिपॉजिट कर लो, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट अनलेस उसको ना आप कंसिडरेशन का पार्ट तब तक नहीं मानोगे जब तक वो जो सप्लायर है मेरे उस डिपॉजिट को एज कंसिडरेशन अप्लाई कर दे। ठीक है ना, जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी अगर उसने उसको कंसिडरेशन मान के अप्लाई कर दिया कि चलो 5 रुपये की वो एडजस्टमेंट है, तब हम उसको कंसिडरेशन मानेंगे। सो हाउएवर द डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ shall not be considered as payment unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply। ठीक है, अपना मनी में ना हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग क्या है मनी, मतलब वो 10 रुपये का 20 रुपये का नोट नहीं, चाहे इंडियन करेंसी हो, मनी में सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे कैश हो, कैश में भी चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन करेंसी हो, चाहे चेक हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, LOC हो, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, कोई इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ पेमेंट हो रही है, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ आ गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के सेशन के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। कल मिलेंगे दोस्तों हम, और कल के सेशन में हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 सप्लाई अंडर GST के नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर। कैसी वीडियो अच्छी लग रही है आपको, नहीं लग रही है, क्लास में मज़ा आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लो, बहुत सारी रिविजनरी रील्स आ रही है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड जस्ट मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन।